बायोलॉजी का एक ऐसा रूल जहां पर बायो के साथ साथ मैथ का भी खूब सारा लोचा है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्योंकि नीट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बच्चों इसके लिए ना हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल एक आपको मैं समझाऊंगा अभी चलकर आगे। अब यहां पर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? स्टूडेंट्स, आप लोग जरा सोचो कि क्या मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप किसी पॉपुलेशन के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना उसको टच किए, बिना उसको चेंज किए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ, पॉसिबल है। बच्चों, वेलकम टू हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, बायोलॉजी का एक ऐसा रूल जहां पर बायो के साथ साथ मैथ का भी खूब सारा लोचा है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्योंकि नीट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज मास्टर करने वाले हैं बच्चों, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को मास्टर कर लो। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल की जब भी हम बात करें बच्चों, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है जब भी कोई गिवन पॉपुलेशन है वहां पर अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता करनी हो डोमिनेंट या रिसेसिव अलील की, तो वी कैन डू दैट। तो बच्चों, इन अ गिवन पॉपुलेशन one can find out the frequency of the occurrence of alleles of a gene or a locus। हम बेसिकली किसी भी अलील, किसी जीन के अलील का और लोकस का फ्रीक्वेंसी हम पता कर सकते हैं इन अ गिवन पॉपुलेशन। बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा फिक्स मानी जाती है, इट रिमेन्स फिक्स। इवन याद रखिएगा, जनरेशन वाइज जनरेशन की भी बात करें, इवन थ्रू दी जनरेशंस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो आप यहां पर देख लीजिए, अगर मैं यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो रेड कलर है दैट इज रिसेसिव है ना, और जो ये आपको ब्लू दिख रहा है दैट इज डोमिनेंट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये एक ऐसा जीन पूल है जो शो कर रहा है अलील्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, जिसमें रिसेसिव भी है और डोमिनेंट भी है। बच्चों, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा अलील्स का, हर जनरेशन में कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये बच्चों इसके लिए ना हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल एक आपको मैं समझाऊंगा अभी चलकर आगे कि हमेशा यहां पर सम टोटल जो होता है अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का, हमेशा सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, जैसे सीबीएसई एग्जाम्स में, तो बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आता है, नीट में भी इससे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट द अलील फ्रीक्वेंसीज in a population are stable and they are constant from generation to generation। बच्चों, अलील आप लोगों को पता है, एक ही जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स को अलील बोलते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज अलील, है ना। तो याद रखना कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में, वो हमेशा स्टेबल होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। याद रखिएगा यहाँ पर। अगर आप ये भी बोल सकते हो जो टोटल जीन्स है या उसके अलील्स है इन पॉपुलेशन में, जिसको हम जीन पूल बोल रहे हैं बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जस्ट देखिए, स्टार्टिंग पॉपुलेशन में अगर आप देख सकते हो बटरफ्लाई अलग अलग कलर के, नेक्स्ट जनरेशन में देयर इज नो चेंज एंड उसके अगले जनरेशन में भी देयर इज नो चेंज। यहां पर बच्चों याद रखना, सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहां पर एक फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला आपको समझाता हूं। ये हम डिनोट करते हैं यहां पर फॉर्मूले से, एंड दैट फॉर्मूला इज P प्लस Q का होल स्क्वायर इज P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ। अब इसको समझाता हूं, याद रखिएगा। P जो है यहां पर, ये जो P है, ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील।
और ये जो Q है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव अलील की. दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, है ना. तो बच्चों P प्लस Q का जो होल स्क्वायर है दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. अब P स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, P इंटू P, दैट इज यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी. Q क्या होगा बच्चों, Q इंटू Q, Q स्क्वायर इज Q इंटू Q. ये क्या है बच्चों, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी. और 2PQ बच्चे बेसिकली ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन को डिनोट कर रहे हैं, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना. अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, प्लीज हैव अ लुक. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज, हम बोल सकते हैं P Q. इवन आपको पता है कैपिटल A और स्मॉल a से भी आप डिनोट कर सकते हो. जैसे अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, P और Q को आप और अलग टर्म्स से यूज कर सकते हो आप. जैसे P की जगह आप यू कैन यूज कैपिटल A ऑल्सो, Q की जगह आप यूज कर सकते हो स्मॉल a ऑल्सो. ठीक है, जहां पर याद रखना कि जो P है वो डोमिनेंट अलील है और जो Q है वो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है. याद रखना इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, तो यहां पर मैं आपको शो करता हूं, प्लीज सी. यहां पर P प्लस Q का होल स्क्वायर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर याद रखना P इंटू P दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. डोमिनेंट अलील्स की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है वो. Q स्क्वायर Q इंटू Q स्मॉल याद रखिएगा, ये जो है रिसेसिव अलील्स की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है. एंड 2PQ जो होगा वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये चीज याद रखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय P स्क्वायर, है ना. सिमिलरली स्मॉल a Q स्क्वायर और A कैपिटल A स्मॉल a ये हेट्रोजाइगस है 2PQ से. ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बार शो कर देता हूं, प्लीज सी. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यही तो है P प्लस Q का होल स्क्वायर. ये हमेशा कांस्टेंट है 1. P स्क्वायर ये क्या है मतलब इसका बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप. ठीक है, और ये PQ जब भी अलग अलग दिख रहा है तो ये हेट्रोजाइगस है कंडीशन. और Q स्क्वायर सेम होमोजाइगस कंडीशन, बट Q है हमेशा रिसेसिव जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन, है ना. अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से इसका आंसर करो. क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज डिनोटेड बाय, ऑप्शंस देख लीजिए, A 2PQ और B Q स्क्वायर. हेट्रोजाइगस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 2PQ, है ना. चलिए, अब यहां पर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बच्चों. एक तो हो गया जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, याद रखिएगा. तीसरा होता है म्यूटेशन, चौथा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पांचवा नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. अब याद रखना, जब भी माइग्रेशन होता है एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का किसी और जगह पर, है ना, तो वहां पर याद रखिएगा जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है. और जो नए जगह पर गया है वहां पर भी पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें भी चेंज आएगा. देखो पिछले से तो देखो यहां से कुछ इधर आए हैं लेट्स सपोज, तो यहां से इधर पॉपुलेशन में चेंज आएगा, इधर भी, इधर कम हुए इधर ज्यादा हुए. तो बच्चों याद रखिएगा न्यू जीन्स यहां पर ऐड हुए हैं और यहां पर पुराने पॉपुलेशन में से जीन कम हुए हैं. तो याद रखिएगा न्यू जीन्स और अलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर बेसिकली लॉस्ट फ्रॉम द, जो न्यू जीन यहां ऐड हुआ है वो पुराने पॉपुलेशन से लॉस्ट हुआ है ना. So there would be always, याद रखिएगा, जीन फ्लो if जीन माइग्रेशन happens multiple times. अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है there is जीन फ्लो. याद रखना, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में. नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर बच्चों सेम चेंज हो रहा है बाई चांस, रैंडमली, बाई चांस, अगर बच्चों ये चेंज रैंडमली देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपने जूनियर ग्रेड्स में भी जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे वहां पर हमने बीटल्स वाला एग्जाम्पल देखा था. बीटल्स जो ग्रीन बुशेस में ग्रीन वाले बीटल्स हाइड हो जाते थे, वो अपने प्रीडेटर से छुप जाते थे. अचानक से एक दिन हाथी आता है, उस बुशेस के ऊपर अपना पैर रख देता है तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है. ये वाली कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, है ना. तो याद रखना, अगर बाई चांस रैंडमली अगर होता है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कर लिया तो आप लोगों ने हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल समझ लिया. क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इज 30,
36%। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा? AA कितना है? 36%। 36% बोले तो बच्चों दैट इज 0.36, है ना? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, आपको यहां पर निकालना है यहां पर आपको निकालना है, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज बेसिकली दिस इज 36%। अब आपको निकालना है AA जीनोटाइप कितना होगा, एंड देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड A। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से करते हैं। इवन आपको कैपिटल ए भी निकालना है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी निकालना है। चलिए इसको अच्छे से करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिसेसिव है बच्चों, तो रिसेसिव क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 36%, अगर क्यू निकालोगे तो 0.36, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0.6 इंटू 0.6, तो यहाँ पर एक आएगा 0.6। सो ये हो गया आपका क्यू निकल के आ गया। अगर आपको क्यू पता तो P प्लस क्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 1, तो P क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू, दैट इज P क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 0.6, ये क्या हो जाएगा? 0.4। ठीक है, तो यानी कैपिटल A आपका आ गया 0.4। अब आपको पता है कि यहां पर कैपिटल A की बात करें, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, यानी कि P स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। P स्क्वायर अभी हमारा निकला यहाँ पर 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा बच्चों? 0.16, है ना? अगर हम स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो ये क्यू स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल ए क्या निकला है अभी हमारा? वी हैव जस्ट फिगर्ड इट आउट, 0.6 था बच्चों, तो 0.6 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा? 0.36, है ना? और बच्चों नेक्स्ट हम लोगों का हेट्रोजाइगस भी निकालना है, तो 2PQ होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। 2 इंटू पी कितना है? PE इज योर 0.4, और Q कितना है? Q है बच्चों 0.6, है ना? P 0.4 और Q 0.6, तो कितना हो गया? 0.24, तो 2 इंटू 0.24, तो कितना निकल जाएगा? 0.48, है ना? तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पर, तो सही होना चाहिए 2PQ जो निकला, यानी AA जो है वो कितना होना चाहिए? 0.48। 0.48 AA देखो कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर अलग है बच्चों, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शंस तो वैसे ही निकल गए। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब AA स्मॉल a कितना होना चाहिए? 0.36। स्मॉल a 0.36, यहाँ पर 0.16, ये भी गलत हो गया बच्चों। A कितना होना चाहिए बच्चों? A कितना होना चाहिए? A इज दिस 0.6, ये भी ठीक है। कैपिटल A कितना होना चाहिए बच्चों? कैपिटल A यानी P 0.4, ये भी ठीक है। कैपिटल A कितना होना चाहिए? 0.16, देखो 0.16 निकला है, ये भी ठीक है, यानी कि B एकदम इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया। B इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चंस में। तो बच्चों इसके साथ हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इसके और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक टैप एंड टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। क्या चाहिए बच्चों? सब कुछ प्रोवाइडेड है आप लोगों को। वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक इन डेप्थ प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, गलत क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस वीडियो, हर एक चीज आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा बच्चों। तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग टैप एंड टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।